हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज करने जा रहे क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर जो है हमारा 10th है, खेलों में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसके पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं, ए पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। इसमें यही कहा गया है कि आधुनिक समय के दौरान खेल में क्रियाएं एवं विशिष्ट क्षेत्र हैं। आपको पता है किराए का मतलब होता है कि जो हम खेल कूद करते हैं उनको कहा गया है यहाँ की इसकी लैंग्वेज में। इसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने में विशेष वैज्ञानिक क्रमबद्ध विधियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक खेल और खेलों में विशेष प्रकार की शारीरिक योग्यता कारक की आवश्यकता होती है। अंततः इन कारकों में सुधार के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रशिक्षण प्रक्रिया कार्यक्रम में विभिन्न विधियों को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। खेल प्रशिक्षण विज्ञान की वह शाखा है जो खेल प्रदर्शन के सुधार में सहायक होता है। ठीक है, आपको पता है ट्रेनिंग किस लिए जरूरी होता है। ट्रेनिंग से ये होता है कि आपके खेल के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होता है। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम शारीरिक योग्यताओं कारकों के साथ साथ स्वास्थ्य और निरोगता में भी सुधार लाता है। ये तो आपको भी पहले भी बता चुका हूँ, हमने 9 चैप्टर में भी किया था कि स्वास्थ्य जो होती है हमारे शरीर को निरोग में सुधार करता है। हमारे काफ़ी एक्टिवेशन अच्छे होते हैं। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदर्शन और शारीरिक क्रियाओं के सावधानीपूर्वक सुरक्षा के उचित विधि भी निर्देशित की जाती है कि इसके जो भूमिकाएं होती हैं उनको निर्देशित करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये तो खेल के प्रशिक्षण में जरूरी है, लेकिन आपके जीवन में भी एक जरूरी है कि आप अभी भी लाइक शेयर नहीं किए हो, कमेंट नहीं किए हो। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, तभी आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगर आपके दोस्त हैं, कोई हैं, साथी सहेली हैं, कोई भी है, तो उनको भी इस वीडियो के बारे में बताइए, क्योंकि कहते हैं ना कोई चीज़ नया होता है तो उसके बारे में जब तक लोगों तक नहीं पहुंचती है तब तक उनको भी समझ में नहीं आता है। बाद में कोसते हैं कि भैया मुझे तो पहले पता ही नहीं था। इतना जरूर कीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको चैप्टर अंडरस्टैंड होगा। अगर बीच में ही आप लीव कर जाते हो या थोड़ा देखते हो तो मेरा विश्वास है आपको समझ नहीं आएगा। चाहे मुझे समझाने आए चाहे ना आए, लेकिन आपको समझ आना ही नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहते हैं जब तक हम पूरा चीज़ें नहीं समझते, नहीं देखते हैं, तब तक नहीं होता। आपने भी देखा होगा, कोई वीडियो होता है, आप क्या करते हो, ऐसे थोड़ा सा वर्ड देख लेते हो और फिर दोबारा लीव कर जाते हो, फिर बार दोबारा अब से आपको देखना पड़ जाता है। तो ये आपको जनरली ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, आप करते हो चाहे नहीं करते हो। कहते हैं ना, घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता। तो वही सवाल यहाँ पर भी आप लोग के लिए भी आता है कि आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, क्योंकि आप माता पिता से प्यार करती हो। ओके, आगे जो बताया गया ताकत का अर्थ, इसमें हम ताकत की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मीन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। शक्ति शारीरिक क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। यह क्रियाएं प्रतिदिन जीवन यापन को संबंधित शारीरिक क्रियाएं स्वास्थ्य के सुधार के लिए सहज तीव्र क्रियाएं होती है। खेलों में जैसे कि अत्यधिक तीव्र क्रियाएं हो सकती है तथा शक्तियों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए ताकत शारीरिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अवयव है। शारीरिक क्षमता क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है। इसमें कई साइंटिस्टों ने अपने विचारधारा रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैरो और मैकेजी ने क्या कहा था, क्योंकि उनका बात बहुत ही छोटी थी। उन्होंने ये कहा था कि संपूर्ण शरीर की या इसे किसी भी अंग के बाहर शक्ति लगाने की क्षमता होती है। शक्ति का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जितना स्ट्रेंथ है वो सारे स्ट्रेंथ क्या करते हो, आप लगाते हो। बाकी साइंटिस्ट जो थे यही बात पे ही, उनके भी यही मत थी। नाटजेंस और क्रेमर ने भी यही बात कहा था कि अधिकतम बल का एक मांसपेशीय और मांसपेशीय समूह निर्दिष्ट वेग पर उत्पन्न कर सकता है। तो सबके अपने अपने यही मतभेद थे। ठीक है, सबके अपने यही डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद है ताकत के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपने समझ लिया होगा कि ताकत के बहुत से स्ट्रेंथ होते हैं। तो पहले तो यही आता है कि विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए अलग अलग स्तर की ताकत की आवश्यकता होती है। किसी खेल में क्या होता है, ताकत की बहुत कम आवश्यकता होती है, किसी में क्या होता है, बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, और कहीं कहीं तो दिमागी जरूरत पड़ती है। तो हर जगह खेल के अपनी एक विशेष महत्व माना गया है। उदाहरण के लिए एक स्प्रिंटर रेसर द्वारा आवश्यक और प्रकार की ताकत मैराथन धावक की ताकत के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्थायी ताकत यानी स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, इसमें यही होती है कि स्थायी ताकत को आइसोमोटिक्स ताकत भी कहा जाता है। यह मांसपेशियों द्वारा किसी दबाव के प्रतिरोध करने की योग्यता होती है। अस्थायी ताकत को डायनोमीटर्स
द्वारा मापा जाता है। आपने देखा होगा कि जिसको नापने का जो टेक्निक है उसको डायनोमीटर कहते हैं। इस ताकत का उपयोग सामान्य खेलों में नहीं होता है, परंतु भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में ताकत का प्रयोग खंडे में किया जाता है, यानी छोटे छोटे खंडों में इसको विभक्त किया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है गतिशील ताकत यानी डायनामिक स्ट्रेंथ। गतिशील ताकत को आइसोटोनिक्स ताकत भी कहा जाता है, क्योंकि आइसोटोनिक्स की तरह ही काम करता है, क्योंकि यह गति में संबंधित है। पुल अप और पुश अप करते समय हमें गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। ऐसी क्रियाओं को करते समय गतिशील ताकत की क्षमता कम होती रहती है और इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय का मांसपेशियों कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो जो मांसपेशियाँ होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आप पुश अप पुश वो कर रहे हो। तो इससे ऐसे ही होगा कि पुल अप और पुश अप करने से यही होता है कि आपकी मांसपेशियों की जो असमर्थता है वो घट जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति एक ही अधिक पुल अप या पुश अप करने के समर्थ होता है। जब कोई गतिशील ताकत का प्रयोग करते हैं तो गतिशील स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रत्येक खेल गति के दौरान ताकत विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। सामान्यतः गतिशील ताकत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एंड्रेंस स्ट्रेंथ। नाम से जैसे आपको पता है कि अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत, ताकतीय सहनशीलता। तो सिंपल सी बात है, विस्फोटक का मतलब तो समझ सकते हो कि हमें कुछ समय के लिए ताकत बहुत मात्रा में चाहिए होता है। तो सबसे पहले चलो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे हम आते हैं, अधिकतम ताकत के ऊपर। यह अधिकतम दबाव के विरुद्ध कार्य करने में क्षमता है। अधिकतम ताकत सामान्य अधिकार खेलों में प्रयुक्त नहीं होती है। यह सामान्य उन खेलों में प्रयुक्त होती है जहां अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है शॉट पुल हो, हैमर थ्रो हो, डिस्क थ्रो हो, जेवलिन थ्रो हो इत्यादि। ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें हमें अधिकतम ताकत की आवश्यकता होती है, यह आपने भी देखा होगा। अन्य खेलों में अधिकतम ताकत की आवश्यकता थोड़े समय के लिए होती है। उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक्स में, रोमन रिंग्स में, क्रॉस स्थिति में, स्प्लिटिंग्स में, इम्बेस्ट स्टेट में, और गति बढ़ाने के दौरान, लंबी कूद, ऊंची कूद, टिम्पल छलांग और पोल वॉल्ट्स के दौरान टेक ऑफ लेते समय आदि। ऐसे खेलों में अधिकतम ताकत वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। उसके बाद विस्फोटक ताकत है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। विस्फोटक ताकत को किसी भी दबाव के विरुद्ध उच्च गति के साथ प्रतिरोध करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसमें क्या, उच्च गति, बहुत ही तेज गति से इसमें रिस्पॉन्स दी जाती है। वास्तविक में यह ताकत और गति क्षमता को मिश्रण है, यानी ये ताकत और गति की क्षमता का मिश्रण है दोनों का, क्योंकि ताकत भी चाहिए और आपकी गति भी चाहिए, तभी तो ये इसको विस्फोटक ताकत कहा गया है। विस्फोटक ताकत का प्रयोग सामान्य स्प्रिंट, शॉट यानी भारोत्तोलन, शॉट पुल, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, ट्रिपल जंप्स और पोल वॉल्ट्स में किया जाता है। कुछ सीमा तक इसका उपयोग सहनशीलता, इवेंट, विशेषकर आरंभिक स्तर पर और गति बढ़ाने के दौरान किया जाता है। उपयुक्त लिखित खेलों में इस बल का उपयोग एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे विस्फोटक ताकत का नाम दिया गया है। आगे हमारा क्या है, आगे है ताकत सहनशीलता, एंड्रेंस स्ट्रेंथ। यह ताकत और सहनशील क्षमता के मिश्रण है। ताकत सहनशीलता को किसी दबाव या थकावट की स्थिति में भी प्रतिरोध करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह स्थिर या गति ताकत का रूप हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि गति स्थिर है या गतिशील है। ये बात बहुत जरूरी है कि वो जो कार्य हो रहा है वो गतिशील है या स्थिर है। ताकत सहनशीलता का उपयोग सामान्य लंबी दूरी की दौड़, तैराकी, सड़क पर साइकिलिंग, पोल वॉल्ट आदि संपर्क खेलों में किया जाता है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ताकत सहनशीलता का प्रयोग सामान्य सभी खेलों में होता ही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ताकत सुधारने की विधि आइसोटोनिक्स, ठीक है, मेथड ऑफ इम्प्रूव टू स्ट्रेंथ ऑफ द आइसोमेट्रिक्स, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक्स। तो इसमें दिया गया, तो हम इसमें कई भागों में इसको सुधारा गया है। ताकत में सुधार के लिए विधियाँ बताई गई है, ये 3 विधियाँ हैं, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस आइसोमेट्रिक व्यायाम की पहचान सर्वप्रथम हैटिंगर और मूलर्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने इसकी प्रतिपादित किया था, ठीक है, वो ये किया था 1953 में, 53 में किया था, 1953 में। इसका विचार था कि इन व्यायामों द्वारा विस्तृत ताकत के विकास किया जा सके। विस्तृत ताकत का क्या किया जा सके, विकास। इसलिए इसने आइसोटोमिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द आइसो अथवा सामान्य और मैट्रिक्स का मतलब होता है लंबाई से हुआ, जिसका अर्थ होता है सामान्य लंबाई। इस प्रकार की ताकत प्रशिक्षण व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई कार्य के दौरान एक सामान्य रहती है। इस प्रकार की ताकत में कोई बाहरी गति प्रतीत नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो होती है कार्य जो होती है शून्य हो जाती है, जो यानी कार्य आप करते हो वो एकदम शून्य हो जाती है।
अंत इन व्यायामों द्वारा कोई गति नहीं दिखाई नहीं देती है, हालांकि व्यक्ति द्वारा मांसपेशियों में दबाव को महसूस किया जाता है। आइसोमेट्रिक्स व्यायाम में मांसपेशियों में संकुलन होता है, परंतु जोड़ों में कोई गति नहीं होने के कारण मांसपेशियों की लंबाई सामान्य रहती है। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई सामान्य रहती है। इन व्यायामों में मांसपेशियों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न होती है, जैसे कि मांसपेशी जटिल हो जाती है, परंतु कोई भी गति नहीं होती है। मांसपेशियों की लंबाई व्यायाम के दौरान बदलती नहीं है। इस प्रकार के व्यायामों में सिकुड़न और फैलने वाली मांसपेशियों में अत्यधिक दबाव महसूस होती है, जबकि कोई गति नहीं होती है। यह व्यायाम मैराथन, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती और कबड्डी में प्रभावशाली होती है। यानी कुश्ती और कबड्डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस व्यायामों में उत्तम उदाहरण दीवार को धकेलना, अत्यधिक भारी वजन उठाना, एक्सरसाइज को बनाए रखना या रस्सी खिंचाव आदि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कार्य इज इक्वल टू ताकत गुना ताकत की दिशा में दूरी तय करना, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दोस्तों इसका लाभ क्या है? आइसोमेट्रिक व्यायाम के कुछ लाभ ही हैं। आइसोमेट्रिक आ जाता है एग्जाम में कि आइसोमेट्रिक के क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो यही होती है, इसकी लाभ क्या होती है? आइसोमेट्रिक व्यायाम में किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहली बात, किसी उपकरण है क्योंकि ये अचल यानी इमरेबल वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आइसोमेट्रिक्स ताकत प्रशिक्षण व्यायामों द्वारा उच्च स्तर की स्थायी ताकत और अधिकतम ताकत की विकास किया जाता है। अंततः संपूर्ण मांसपेशीय ताकत के लिए प्रभावी होता है। दूसरा ये बताया गया इन व्यायामों का प्रयोग गर्म होने यानी वार्म अप के लिए प्रभावशाली है। अगर मान लीजिए जो खिलाड़ी आप देखते हो क्रिकेट में पहले वो कूदते रहते हैं, इसलिए कूदते हैं कि वो वार्म अप कर रहे होते हैं और अपने शरीर में गर्मी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, यह चोटग्रस्त खिलाड़ी द्वारा भी प्रयोग किए जा सकते हैं जो खिलाड़ी देखभाल और सावधानी प्रक्रिया गुजर रहे हों। इन व्यायामों के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, जबकि इसका प्रभावी अधिक होता है। देखिए, कम समय के लिए होता है लेकिन इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। अब इसमें क्या है, कुछ हानियां भी होगी, तो उसकी हानियां भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या कहती है? आइसोमेट्रिक व्यायाम में रक्त दबाव बढ़ जाती है और हृदय रोगियों के लिए निर्देश नहीं होते हैं। एक प्रकार के व्यायाम में कुछ दिनों बाद रुचि कम हो जाती है, यानी बंदों की जो होती है कुछ आपको पता ही है, कुछ समय के लिए करते हैं उसके बाद रुचि लोग कम कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक है। मैंने कहा ना कि अधूरा चीज़ें हमेशा खतरनाक होता है, तो ये बातें सबको समझना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यायाम में कम विविधता होती है, यानी अधिक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इन व्यायामों के द्वारा स्थायी ताकत विकसित होती है, जबकि अधिकतर खेलों में गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। तो इसमें अस्थायी ताकत होती है विकसित, इसीलिए और कभी कभी आपको पता है गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम यानी आइसोमेट्रिक हमने कर लिया। अब इसमें क्या है? आइसोटोनिक व्यायाम यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होता है? इन व्यायामों को डी लून द्वारा 1954 में विकसित किया गया था। ठीक है, जिसका लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सामान्य दबाव यानी सेम टेंशन यानी सामान्य दबाव। इन ताकत प्रशिक्षण व्यायामों में मांसपेशियों के समूहों में गति के साथ तनाव उत्पन्न होती है। गति के साथ क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? तनाव। आइसोटोनिक व्यायाम में क्रिया के दौरान मांसपेशियों में लंबाई बदलाव और तनाव महसूस होते हैं। इन व्यायामों के दौरान कार्य उत्पन्न होती है, जैसे कूदना, दौड़ना, भार उठाना, गति के साथ कोई क्रिया करना आदि। आइसोटोनिक व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, ये आप याद रखना, कॉन्सेंट्रेटिक एक्सरसाइज एंड इसेट्रेटिक एक्सरसाइज यानी सकेंद्रिक व्यायाम और विकेंद्रिक व्यायाम। ठीक है, सकेंद्रिक और विकेंद्रिक व्यायाम बहुत काम का क्वेश्चन सब है, ध्यान रखना, साथ में आप लिखते भी जाओ कि सकेंद्रिक व्यायाम और विकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रेटिक एक्सरसाइज एंड एक्सटैटिक एक्सरसाइज। सकेंद्रिक व्यायाम क्या होती है? यह क्रिया के दौरान ऊपर की ओर गति करते हैं, जिसमें एनागोट्रिक्स यानी एंजास्टिक्स सिकुड़ने वाली मांसपेशियों क्रिया दौरान छोटी हो जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बात कि ये क्या हो जाती है दोस्तों? छोटी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जबकि जो एंटीजेनेसिस मांसपेशियां होती है इसके फैलाव वाली मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है और इस प्रकार के व्यायामों में मांसपेशियों का एक समूह यानी सिकुड़ने वाली मांसपेशियां सिकुड़ता है और विपरीत मांसपेशियां समूह फैलाव वाली मांसपेशियां होती है आराम की स्थिति में होती है। सेकेंडरी व्यायाम के उत्तम उदाहरण बाइसेप है जो ऊपरी भुजा की ओर होती है। मांसपेशियों को मोड़ना, डबल उठाना और गेंद फेंकना आदि सब कुछ इसमें शामिल होता है। विकेंद्रिक व्यायाम क्या होती है दोस्तों? ये आइसोटोनिक व्यायाम का वह प्रकार है जिसमें फैलाव वाली मांसपेशियों की लंबाई कम होती है, जबकि सिकुड़ने वाली मांसपेशियों की लंबाई क्रिया के दौरान बढ़ जाती है, जैसा कि हाथों के नीचे की ओर घुमाना आदि। इस व्यायामों को फैलाव वाले मांसपेशियां सिकुड़ती है और सिकुड़ने वाली मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती है। विकेंद्रिक व्यायाम के उत्तम उदाहरण सबसे अच्छा यही होता है कि गेंद को किक करना, ठीक है, सिट अप यानी पुश अप, डिस्कस, ये सारे के जो होते हैं बहुत ही ईजी होती है। ठीक है, अब इस व्यायाम के जो है
आइसोटोनिक एक्सरसाइज के कुछ आपको पता है, कुछ एडवांटेज भी होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। यह कहता है कि इसकी क्या एडवांटेज यानी लाभ क्या है इसकी, ठीक है। यह व्यायाम ताकत और सहनशीलता विकसित करते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ विकसित किया जा सकता है, ठीक है। आइसोटोनिक व्यायाम द्वारा लचक में सुधार होती है, अंततः मांसपेशियों में अधिक सिकुड़न की योग्यता होती है, यानी मांसपेशियां बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है। यह मांसपेशियों में परिवर्तन लाता है, उदाहरण मांसपेशियों का आकार और मोटाई बढ़ जाती है। मांसपेशियों की जो आकार होती है, मोटाई बढ़ जाती है। इन व्यायामों का प्रयोग विस्फोटक ताकत के साथ सहनशीलता विकसित करने के लिए किया जाता है। ताकत के साथ क्या होता है, सहनशीलता को विकसित करने के लिए किया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, हानियां क्या होगा, कई बार व्यायाम करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी रहती है, ठीक है। खिंचाव या दबाव वाली चोट की संभावना रह जाती है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आ जाती है। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों क्या है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज है ना। आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या होती है, आइसोकाइनेटिक व्यायाम ताकत प्रशिक्षण व्यायाम की पहचान पैरोनी ने किया था 1968 में द्वारा की गई थी। ये लतीन भाषा के शब्द का सामान्य गति से जुड़ा हुआ यानी सेम मोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले में हमारा किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों, जिसमें हमने आइसोटोनिक किए थे, उसमें क्या था, ठीक है, उसमें क्या था आपको दोस्तों बताओ। हाँ, तो उसमें पहले था आइसोटोनिक में था सेम टेंशन, आइसोटोनिक में हमने क्या पढ़ा था, सेम टेंशन, ठीक है। और इसमें क्या है, जो हमारा क्या है आइसोकाइनेटिक में है सामान्य गति। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी लैटिन भाषा में क्या होता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होती है। वहाँ एग्जामिनर में ऐसे ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, ओपनिंग भी कोई क्वेश्चन का ऐसे ही होता है। इस प्रकार के व्यायामों में गति के साथ संकुलन और फैलाव वाली मांसपेशियों में निरंतर तनाव भी उत्पन्न होती है। यह मांसपेशी संपूर्ण गति के दौरान सामान्य गति से अधिकतम सिकुड़ती है, यानी काफ़ी इसमें सिकुड़न रहती है, जैसे कि दोनों सिकुड़न और फैलाव वाली मांसपेशियों एक साथ सिकुड़ती है। यहाँ दोनों सिकुड़न और फैलाव वाली स्थिति बनी रहती है। कहते हैं कि इसके बाद जो होती है मांसपेशी पूरी तरह से रहती है, दबाव में रहती है, दबाव महसूस कर सकते हो। आइसोटोनिक व्यायाम में संकुलन और फैलाव वाली मांसपेशियां एक साथ विकसित होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इनके जो होते हैं आपस में ही काफ़ी विकास होती है। इनमें विशेष उपकरण जैसे साइक्लिंग्स, ऊपर की ओर तैराकी, भारोत्तोलन मशीन जिसमें स्प्रिंग और लचीला दबाव हो आदि आवश्यक होती है। तो ये चीज़ें जो होती है वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रख जाती है। उसके बाद जो है इसके कुछ लाभ भी हैं, तो लाभ देख लेते हैं क्या है। यह व्यायाम सामान्य सभी खेल क्रियाओं के लिए आवश्यक और प्रभावशाली होता है, यानी जितने भी खेल क्रियाएं होती है उनके लिए प्रभावशाली माना जाता है। यह सभी प्रकार के ताकत जैसे विस्फोटक ताकत, अधिकतम ताकत और ताकत सहनशीलता विकसित करते हैं, यानी ये चीज़ें जो होती है तीनों जगह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक व्यायाम उच्च स्तर की गतिशील और अस्थायी ताकत को विकसित करती है। देखिए दोस्तों, ये आइसोटोनिक व्यायाम जो होती है ना, वो गतिशील और अस्थायी ताकत को काफ़ी विकसित करती है। जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखता है, ये आपको जो मैंने तीनों ताकतों के बारे में बताया है आइसोटोनिक, ठीक है, और ये जो काइनेटिक सब ये सब है, वो बहुत ही एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखना, अगर आप एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे होगे ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपने ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो उसमें सबसे अब आ गया है इसका हानि। अब देखिए डिसएडवांटेज तो रहती है, कहते हैं ना अगर किसी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बनी रहती है, हमेशा रहता ही है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आपको भी समझ है। यह व्यायाम किसी कोच के निरीक्षण में किए जाने चाहिए, तो इसलिए कोच रखना पड़ता है, इसके लिए एडवांटेज यही हो जाती है। इन व्यायामों में विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो है आपको मशीन्स की जरूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है कि इन दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होती है। चलो डिफरेंस भी हम देख लेते हैं कि इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें ये बताया गया है कि देखिए परिचय इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, हैटिगर एवं मुलर्स ने किया था इसको आइसोमेट्रिक्स का। और ये इसको जो है आइसोटोनिक्स को किसने किया था, डी लोनिस ने किया था। आइसोटोनिक्स जो है आइसोकाइनेटिक्स जो है उसको पेरिन ने किया था। तो ये आपको नाम याद रखना चाहिए किस किसने किया है। अब अवश्य उपकरण क्या होता है, इसमें ना या बहुत ही कम उपकरण की आवश्यकता होती है। देखिए उपकरण की आवश्यकता इसमें ना या बहुत ही कम होती है। इसमें उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो ये बात ध्यान रखना है। इसकी गति क्या होती है, इसमें कोई प्रत्यक्ष गति नहीं होती है, इसमें प्रत्यक्ष गति होती है, इसमें प्रत्यक्ष गति होती है। अब इसमें क्या है, इसके प्रकार इट्स टाइप्स, इसका शून्य रहता है, कोई टाइप्स नहीं रहती। इसमें आपके होते हैं दो तरह के होते हैं, आपने पहले ही पढ़ चुके हो, सब केंद्रिक व्यायाम
और विकेंद्रिक व्यायाम होती है, ठीक है। तो आइसोटोनिक्स में आता है। और आइसोकाइनेटिक्स में इसमें शून्य होता है, यानी कोई भी इसमें टाइप्स नहीं होती है। तो ये बातें जरूरी है। अगला है मांसपेशियों पर दबाव, यानी मांसपेशियों पर अधिक दबाव इसमें पड़ता है, मांसपेशियों पर इसमें औसतन दबाव पड़ता है, और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों पर उच्चतम दबाव पड़ता है। तो ये डिफरेंस बहुत ही अच्छा है और आपके लिए भी फायदेमंद है। अगला है मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव। इसमें क्या होती है बदलाव, मांसपेशियों की लंबाई जैसे कि संकुचन और फैलाव वाली मांसपेशियों में लंबाई सामान्य रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहती। मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव होती है, सेकेंडरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, समझिए, इसमें सिकुड़ जाती है इसमें। और अगला में क्या होता है कि मांसपेशियों में लंबाई जैसे कि फैलाव और सिकुड़ना मांसपेशियों सिकुड़ जाती है, यानी इसमें सिकुड़ के दबाव पड़ती है। उसके बाद क्या है दोस्तों, विकसित करने में सहायक, यानी अस्थायी ताकत और अधिकतम ताकत विकसित होती है इसमें विस्फोटक ताकत और ताकत सहनशीलता विकसित होती है। सभी प्रकार की ताकत विकसित होती है, जैसे विस्फोटक ताकत, अधिकतम ताकत और ताकत की सहनशीलता। तो इस तरह की इसमें पावर होती है। उसके बाद है लाभदायक, यानी गुड फॉर ताकत वाले खेल जैसे कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक्स, कबड्डी, भारोत्तोलन इत्यादि इसमें सम्मिलित होती है। साधारण इसमें सभी खेल क्रियाएं विशेषकर कौशल खेलें होती हैं। इसमें क्या होता है, ये क्रियाएं के लिए होता है, यानी खेल क्रियाओं के लिए इसमें उपस्थित होती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है इसमें, दीवार को धकेलना, स्थायी स्थिति बनाए रखना, अत्यधिक वजन उठाना, ये चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है। किसमें, ये होता है आइसोमेट्रिक्स में। और जो आपका आइसोटोनिक्स में होता है वो उसमें क्या होता है, कूदना, दौड़ना, भार उठाना, गेंद को किक लगाना, गेंद पकड़ना इत्यादि। उसके बाद क्या होता है, आइसोकाइनेटिक में क्या होता है दोस्तों, साइकिलिंग, तैराक, मशीन द्वारा भार प्रशिक्षण जिसमें स्प्रिंग या लचक वाली दबाव हो, तो इस चीज़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें नॉट रिकमेंडेड, इसमें यानी कोई सिफारिश नहीं की जाती। जैसे रक्त दबाव बढ़ जाता है, हृदय रोग के लिए सिफारिश नहीं हो की जाती है। इसमें जो हृदय रोगी होते हैं उनको लिए ऐसा एक्सरसाइज नहीं माना किया गया है। इसमें क्या होता है, यदि गति तेज हो तो चोट लग सकती है इसमें। और इसमें जो होती है आपके लास्ट वाले में जैसे काइनेटिक है उसमें क्या होती है, चोट की संभावना इसमें बनी रहती है। तो इस तरह से जो है हमारा तीनों जो है टॉपिक था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी भी लाइक शेयर नहीं कीजिए, की हो तो एक बार कर दीजिए, क्योंकि यही होता है आप लोगों से मैं इतना ही रखता हूँ। अगर चैप्टर में कुछ और बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आप उसमें और भी सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य है आपको समझाना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम इसके अगले बी पार्ट में मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा और पेपर की जम की तैयारी कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके।